हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैसे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल का भाग नहीं होता है, इसके लिए भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किंतु भूगोल के अंतर्गत हम धरातल की सतह का अध्ययन करते हैं और धरातल की सतह जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही निर्धारित होती है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि धरातलीय भाग और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी दृश्य परिधि से बाहर है। वहीं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो लगभग 6371 किलोमीटर पर है, यानी कि उसका जो केंद्र बिंदु है वो 6371 किलोमीटर की गहराई पर है, जबकि हम अभी तक अपने अथक प्रयासों से भी मात्र 11 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाए हैं। अब हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी तो प्राप्त करनी है, लेकिन उसके लिए माध्यम क्या होगा, इसके लिए फिर हमने अलग अलग आधारों पर विभिन्न पैरामीटर्स बनाए हैं, जिनको कि हम मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है अप्राकृतिक साधन। इस अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत 3 प्रकार के तथ्य शामिल किए जाते हैं, जिनमें आता है सबसे पहला घनत्व, दूसरा दबाव और तीसरा तापमान। इसमें अगर हम देखते हैं तो घनत्व जो है उसके आधार पर हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अधिक घनत्व वाला है, क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जो कि परतदार चट्टानों का बना हुआ है उसका घनत्व 2.7 माना जाता है। वहीं इसके नीचे जो चट्टानें यहाँ पर उपलब्ध हैं उन चट्टानों का घनत्व 3 से 3.5 के बीच में माना गया है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। तो इस आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अधिक घनत्व वाला है, जिसे कि सामान्यतः 11 माना गया है। दूसरी बात, जब हम दबाव के बारे में बात करते हैं तो दबाव के आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की चट्टानों का दबाव बढ़ता चला जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर घनत्व में वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा एक सीमा तक ही होता है, उसके बाद दबाव कितना ही अधिक क्यों न कर दिया जाए, आंतरिक घनत्व के अंदर विशेष वृद्धि नहीं होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का अधिक घनत्व जो है वो बढ़ते दबाव के कारण से न होकर के वह स्वयं अधिक घनत्व वाली चट्टानों का बना है। ये बात इस तथ्य के आधार पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। वहीं जो तीसरा भाग आता है वो आता है तापमान। ये एक सामान्य तथ्य है कि गहराई की ओर प्रति 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता चला जाता है, और इसी गहराई से यदि हम इसी दर से अगर हम 50 किलोमीटर की गहराई तक भी चले जाते हैं तो तापमान बढ़कर के लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। तो इस आधार पर एक निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें जो हैं वो या तो पिघली अवस्था में या अर्धद्रव अवस्था के अंतर्गत विद्यमान रहती हैं। ये 3 चीजों की जानकारी हमें इस अप्राकृतिक साधन के आधार पर मिलती है। दूसरा जो हमने पैरामीटर माना है वो आता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं या साक्ष्य हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है उल्काओं के द्वारा, कि उल्काएं जो वो भाग हैं जो कि पृथ्वी के निर्माण के समय पर ही अंतरिक्ष के अंदर हमें बिखरी हुई रूप में दिखाई देती हैं, और जब कभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से आकर्षित होकर के धरातल की ओर आ जाती हैं, धरातल पर गिर जाती हैं, तो हम उन उल्काओं का अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब उन उल्काओं का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि उन उल्काओं के अंदर निकल और फेरियम जैसी कठोर और अधिक घनत्व वाली जो धातुएं हैं वो पाई जाती हैं। तो इस आधार पर घनत्व से जो बात हमें जानकारी मिली थी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व अधिक है, वो उस बात की भी पुष्टि होती है। वहीं दूसरी ओर दबाव के आधार पर भी जो हम ये कह पा रहे थे कि आंतरिक भाग जो है वहां का अधिक घनत्व स्वयं की चट्टानों के कारण से है, न कि बढ़ते दबाव के कारण से। तो ये बात भी इस घनत्व के इस उल्काओं पिंड के आधार पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। साथ ही साथ ये जो उल्का पिंड हैं इनमें ये जो निकल और फेरियम की उपस्थिति है, इसके आधार पर यह बात भी स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि यह तथ्य जो है ये पृथ्वी की स्थिरता और कठोरता दोनों को ही प्रमाणित करता है। इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर आता है उस पैरामीटर के बारे में हम बात करते हैं, वो आते हैं प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों में 2 चीजें शामिल की जाती हैं, एक तो है ज्वालामुखी क्रिया और दूसरा है भूकंप।
ज्वालामुखी क्रिया से केवल हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर चट्टानें अर्धद्रव से द्रव अवस्था में पाई जाती है, ताकि जिसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। वहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सबसे अधिक विश्वसनीय जो जानकारी है वो हमें भूकंप के आधार पर प्राप्त हुई है। अब भूकंप का जो अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और जिसमें जो भूकंप क्रिया के दौरान जो विभिन्न प्रकार की लहरें निकलती हैं उन लहरों का जो अध्ययन है वो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा उनका अंकन किया जाता है, और फिर उनके अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के जिस स्थान से भूकंप का प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल यानी कि फोकस कहते हैं, और जिस स्थान पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले होता है उसे हम अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, जिसे हम एपिसेंटर भी कहते हैं, इस नाम से उसे हम जानते हैं। भूकंपीय क्रिया के दौरान सामान्यतः 3 प्रकार की लहरें निकलती हैं, जिन्हें हम सबसे बात करते हैं। वो सबसे पहली लहर होती है जिसे हम पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगों के नाम से जानते हैं। ये जो तरंगे होती हैं ये ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं, और इनमें अणुओं का जो कंपन है वो लहरों की दिशा में आगे या पीछे होता रहता है। ये जो पी लहरें हैं ये ठोस भाग में बहुत तीव्र गति से, किंतु तरल भाग में ये धीमी गति से गुजर पाती हैं। इस कारण से इनकी औसत गति जो है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन्हें हम अनुदैर्ध्य, अनुलंब या संपीड़न तरंगों के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार की जो तरंगे आती है उन्हें हम सेकेंडरी वेव्स यानी कि द्वितीयक तरंगों या एस वेव्स के नाम से जानते हैं। इनकी प्रकृति जल और प्रकाश तरंगों से मिलती है। इनमें कणों की गति लहर के समकोण पर होती है। ये केवल ठोस भाग में से ही गुजर सकती है। इनकी औसत गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और जैसे ही तरल भाग आता है ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। इन्हें हम द्वितीयक, गौण, अनुप्रस्थ या आड़ी तरंगों के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार तीसरी तरंगे जो होती हैं जिन्हें हम एल वेव्स यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या दीर्घ पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं, ये केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही चलती हैं और अधिक गहराई पर ये लुप्त हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम धरातलीय या दीर्घ पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, किंतु ये सर्वाधिक विध्वंसकारी होती हैं क्योंकि ये धरातल पर जिगजैग पैटर्न के अंतर्गत धरातल पर कंपन उत्पन्न करती हैं। इन 3 लहरों के आधार पर हमने जब इन लहरों का अध्ययन किया तो उस आधार पर हमें ये पता लगता है कि इन लहरों की जो भ्रमण पथ का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। सीधा नहीं होने के कारण से ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर कहीं घनत्व चट्टानें जो है वो अधिक घनत्व वाली मिलती है वहां पर ये तरंगे सीधी गति में, और जैसे जैसे घनत्व में भिन्नता आती चली जाती हैं इनकी जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा यानी कि वक्राकार होता चला जाता है, जिसे हम इस एक चित्र के माध्यम से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस चित्र के अंदर यदि हम देखें तो जो पी और एस तरंगे हैं, तो जो पी तरंगे तो इसके अंतर्गत येलो कलर से शो की गई हैं और एस तरंगे जो हैं वो ब्लैक कलर से शो की गई हैं। ये पी और एस तरंगे जो हैं यही आंतरिक भाग के अंदर से प्रवाहित होती हैं, लेकिन धरातल पर यदि हम देखें तो एक जब भाग ऐसा आता है जो कि 103 डिग्री के बाद का भाग आता है, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी कि यहाँ पर एस तरंगे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। वहीं पृथ्वी के केंद्र को ही केवल पी तरंगे ही पार करके दूसरी तरफ जा पाती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो इस अगले चित्र के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रीन भाग के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, हमारे सामने एक शेड जो वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। यानी कि एस तरंगे सामान्यतः 103 डिग्री से के बाद में भूकंप केंद्र से 103 डिग्री के बाद से हमें दिखाई नहीं देती है। किसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के इस भाग के यहाँ पर आते आते द्रव भाग यहाँ पर उपस्थित रहता है। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं इस चित्र के माध्यम से नेक्स्ट कि जो रेड तरंगे हैं, रेड जो यहाँ पर मार्क की हुई हैं, ये पी तरंगे हैं, और ये पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र को पार करके विपरीत भाग पर जाती हैं। इसके अंतर्गत भी यदि हम देखें तो 103 से लेकर के 142 डिग्री तक का क्षेत्र ऐसा है जहां पर पी तरंगे भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसीलिए 103 से 142 डिग्री तक के क्षेत्र को हम छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और ये पी और एस दोनों प्रकार की तरंगे यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फोकस से 103 से 142 डिग्री के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार के भूकंपीय झटके जो है वो अनुभव नहीं किए जाते हैं। इन भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर हमने ये देखा है कि
इस आधार पर जब हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत जो है जो भी हमें विशेषताएं दिखाई देती है घनत्व की, उस आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों के अंतर्गत बांटते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है ऊपरी परत। इस भाग के अंदर P और S तरंगे न्यून वेग से प्रवाहित होती है। इसी भाग के अंदर PG और SG लहरें भी पाई जाती हैं, जिसके यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार चट्टानों का बना हुआ है, जिसका कि घनत्व 2.7 है। इसके नीचे जो मध्यवर्ती परत है, इस भाग में P स्टार और S स्टार लहरें भी पाई जाती हैं, जिस आधार पर इसका घनत्व 3 माना गया है और सामान्यतः इसकी रचना बेसाल्ट से मानी गई है। इसी प्रकार जो सबसे निचला भाग है, सबसे आंतरिक भाग में केवल P और S लहरें ही प्रवाहित होती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत का निर्माण अधिक घनत्व वाली चट्टानों से हुआ है और इसकी रचना डूनाइट और पेरिडोटाइट चट्टानों से मानी जाती है। अधिक गहराई पर S लहरों की उपस्थिति नहीं पाए जाने के कारण यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी की गहराई में एक परत तरल अवस्था में आवश्यक रूप से विद्यमान है। किंतु ये तो जानकारी एक सामान्य जानकारी है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिसे हम अद्यतन या आधुनिक जानकारी या अभिनव मत के रूप में जानते हैं, उस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 5 विभिन्न परतों के अंतर्गत बांटा गया है। 3 मुख्य परतें हैं और 2 परतों के 2 उपविभाग करके इसे कुल 5 परतों के अंतर्गत बांटा गया है। यहाँ पर हमें एक शब्द पर जरूर आवश्यक रूप से ध्यान देना होगा, और वो आता है डिसकंटिन्यूटी, यानी कि असंबद्धता। असंबद्धता वह क्षेत्र होता है जहां पर चट्टानों के अंदर हमें अचानक परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी कि घनत्व जो है वहां पर अचानक या तो कम होता है या बढ़ता है, तो उस क्षेत्र को हम डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पहला भाग जो पृथ्वी का पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि भूपरपटी। इसकी गहराई 33 किलोमीटर तक मानी जाती है। यहाँ पर सभी चट्टानें ठोस हैं, जो मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ इनके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और इससे ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। महासागरों की तली बेसाल्ट की बनी मानी जाती है, जो कि कठोर होती है। इसका औसत घनत्व 2.7 से लेकर के 2.9 तक है, और प्राय सभी भूकंप इसी के निचले भागों से आते हैं, और इसके नीचे मोहरो विशिष्ट असंबद्धता पाई जाती है, जहां से चट्टानी संरचना में परिवर्तन होने लगता है, यानी कि इसके नीचे दूसरी परत शामिल होती है, जिसे कि हम मेंटल के नाम से जानते हैं। मेंटल को भी अध्ययन के आधार पर 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है इसका ऊपरी मेंटल यानी कि अपर मेंटल, जो कि 33 से 984 किलोमीटर नीचे स्थित है। इस परत का घनत्व 3.3 से 4.7 तक है, और यहाँ की चट्टानें चिपचिपी अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसके नीचे जो है वो कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग अलग करती है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसी के नीचे मेंटल का ही जो दूसरा भाग है, जिसे कि हम लोअर मेंटल कहते हैं, ये 984 से लेकर के 2898 किलोमीटर नीचे तक का भाग लोअर मेंटल में शामिल किया जाता है, और इस परत का घनत्व 5.6 तक माना जाता है। इस परत के अंतर्गत ऊपर की चट्टानों का दबाव अधिक होने से संकुचन अधिक पाया जाता है, और जिसके कारण से ये चट्टानें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इस परत के अंदर P तरंगों की गति सर्वाधिक पाई जाती है, और इसी परत के नीचे गुटेनबर्ग ओल्डम असंबद्धता है, जिसके बाद आगे चट्टानें ठोस होती जाती हैं, और तीसरा भाग यानी कि कोर प्रारंभ होने लगता है। तो चौथा भाग जो आता है कोर को भी हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला भाग कहलाता है आउटर कोर, जो कि 2898 से लेकर के 5100-5400 किलोमीटर की गहराई तक है, जिसमें घनत्व चट्टानों का बढ़कर के 9.7 से 14 तक हो जाता है, और यहाँ पर चट्टानें अधिक तापमान होने के बावजूद भी दबाव के कारण से ठोस अवस्था में रहती हैं। यहाँ की चट्टानों में लोहा, निकल और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करने वाले भाग को हम कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं, और आखिरी भाग जो आता है उसे हम आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं, जो कि 5154 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक इस जो भाग विद्यमान है, इसे हम इनर कोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चट्टानों का घनत्व 16 से 19 तक माना जाता है, और इसलिए यहाँ पर सभी चट्टानें जो हैं वो अधिक घनत्व वाली हैं, और अधिक घनत्व वाली होने के कारण से ठोस होती हैं।
इस आधार पर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम मुख्य रूप से 3 परतों के अंतर्गत क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटते हैं। वहीं अध्ययन की दृष्टि से हम मेंटल को 2 भागों में, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, तथा कोर को भी हम 2 भागों में, आउटर कोर और इनर कोर के अंतर्गत बांटते हैं। तो यानी कि 3 परतों को हम 5 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। यह हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस चित्र के अंतर्गत भी हम यहाँ पर इन सभी तीनों परतों को और तीनों परतों के साथ साथ इनके बीच में जो असंबद्धता है, जो कि एक परत से दूसरी परत को अलग करती है, वो सारी चीज हमें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो अगली जो बात आती है वो आता है कि जो जर्मन विद्वान थे स्वेस, उन्होंने भूकंपीय विज्ञान के आधार पर भी अपने अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की है। और इन्होंने बताया कि भूपटल का जो सबसे ऊपरी भाग है, जो कि परतदार अवसादी शैलों का बना हुआ है, जिसकी गहराई और घनत्व दोनों ही बहुत कम है, इसके नीचे स्वेस ने 3 परतें बतलाई हैं। उन 3 परतों को हम सियाल, सीमा और निफे, इन 3 नामों से जानते हैं। यह हमें इस उपयुक्त चित्र के अंदर भी साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। सबसे ऊपरी परत जो हम इसके अंतर्गत देखते हैं, क्रस्ट के नीचे जो पहला भाग पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सियाल। 2.9 के औसत घनत्व वाली इस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम जैसी हल्की धातुओं से हुआ है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है तथा इसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट जैसे अम्लीय पदार्थों की अधिकता है। और महाद्वीपों की रचना में सियाल परत का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। इसी प्रकार इस सियाल के नीचे जो दूसरी परत विद्यमान है, स्वेस के अनुसार उसका नाम इन्होंने सीमा रखा है, जिसके अंतर्गत हम सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ जो हैं वो इसमें अधिक पाए जाते हैं। इसकी गहराई 300 से 2000 किलोमीटर की गहराई तक है और इस परत का घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच में माना जाता है। और यहाँ पर क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। तीसरा भाग जो आता है उसे हम निफे के नाम से जानते हैं। और जो निफे है वो 2000 से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक जो भाग विद्यमान है उसे हम निफे के नाम से जानते हैं, जो कि निकल और फेरियम 2 शब्दों के संक्षिप्त रूप से बना हुआ है। यहाँ पर निकल और फेरियम जैसी कठोर धातुओं के कारण से इसका घनत्व भी सर्वाधिक है, जो कि लगभग 11 के निकट है। ये कठोर धातुएं पृथ्वी की स्थिरता और कठोरता को भी प्रमाणित करती है तथा फेरियम की उपस्थिति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को भी स्पष्ट करती है। इस आधार पर हम निष्कर्ष तौर पर यह कह सकते हैं कि भूकंपीय विज्ञान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 परतों के अंतर्गत बांटा गया है। फिर उसके बाद में मेंटल को भी हमने 2 भागों में और कोर को भी हमने 2 भागों में, यानी कि 5 परतों के रूप में हमने भूकंपीय विज्ञान के आधार पर बांटा है। वहीं पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा गया है, जिसे कि हम सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित तौर पर कह पाने में सक्षम